आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पानीपत की तीसरी लड़ाई का एक बहुत ही अहम पहलू हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी क़यादत का था। गो के मुसलमानों की अफ़वाज की लीडरशिप अहमद शाह अब्दाली के पास थी, मगर हम ये यहाँ बात याद दिलाना चाहेंगे कि अगर हज़रत शाह वलीउल्लाह देहलवी की शख्सियत ना होती तो मराठों और सिखों का सैलाब मुसलमानों को बहा कर ले जाता और आज इंडो पाक में कोई एक मुसलमान भी अल्लाह का नाम नहीं ले रहा होता। हज़रत शाह वलीउल्लाह की पैदाइश इस वक्त हुई जब हिंदुस्तान अपनी सियासी तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा था। मराठा और सिख तहरीकें अपने उरूज पर थीं। हिंदुस्तान के मगरिब में अंग्रेज अपनी कॉलोनीज धड़ाधड़ कायम कर रहे थे और हाल ये था कि हाजियों के काफिलों को जो वो समंदर के रास्ते जाते थे लूट लिया जाता था। इन तमाम कार्रवाइयों में यूरोप की अक़वाम यानी अंग्रेज, पुर्तगाली और फ्रांसीसी सभी मुलव्विस थे। हिंदुस्तान जब मुगलों के ज़माने में एक इंतहाई अमीर मुल्क बन चुका था तो ये सारी कुव्वतें एक सोने की चिड़िया के तौर पर देखती थी जिसके पर नोच लेना इनको बहुत पसंद था। मराठों की चोरियों और लूट मार का हाल ये था कि तमाम मुस्लिम रियासतें इनकी इस आदत से तंग थीं। मराठे सिर्फ मुसलमानों के ही नहीं बल्कि तमाम निचली जात के हिंदुओं को भी नुकसान पहुंचाना अपना हक समझते थे, क्योंकि पूना की रियासत बालाजी राव के आ जाने से ब्राह्मणों के पास आ गई थी। इसलिए वो बस अब ये समझते थे कि तमाम दौलत ब्राह्मणों का हक है। बालाजी राव की कंजूसी का यह आलम था कि वो तमाम तर पैसा होने के बावजूद कच्चे आमों और करेलों की चटनी से अपना पेट भरता और निचली जात के हिंदू किसानों से इतना लगान वसूल करता कि वो बेचारे खुदकुशियों पर मजबूर हो जाते। इन तमाम बातों के हवाले मौलवी गुलाम अली बिलग्रामी साहब की किताबों में मौजूद है। इधर पंजाब में सिखों की तहरीक गुरु गोबिंद की वजह से पॉलिटिकल मूवमेंट बनती जा रही थी। इसने अपने बाप तेग बहादुर के इंतकाल के बाद सिखों को आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा करना शुरू कर दिया था और सबको वेपन्स और घोड़े दे दिए थे। मिर्जा हैरत ने एक हिंदू राइटर की जो पंजाब में ऑर्केस्ट्रा असिस्टेंट के तौर पर काम करता था की बात को कोट किया है। वो लिखता है कि सिख मुसलमानों से शदीद नफरत किया करते थे। ये लोग अजान को बुलंद आवाज से पढ़ने नहीं देते थे। अगर किसी बर्तन जो मिट्टी का बना हुआ था पर किसी मुसलमान का हाथ पड़ जाता तो इसे 5 जूते मारकर पाक करते और फिर इसमें खाना पकाते थे। ये तरीका बहुत ही अजीबोगरीब था। ये लोग मुसलमानों को जिंदा जलाने में बहुत मजा महसूस करते। जब फारूक शेर को इन बातों की खबर मिली तो इसने अब्दुल समाद खान तुरानी सूबेदार कश्मीर को इस मुहिम पर मुकर्रर किया। सिख बहुत ही सख्तजान किस्म के लोग होते थे। अगर इनको पकड़ लिया जाता और मार डालने की कोशिश की जाती तो ये जल्लाद की खुशामद करते कि पहले इसे मार डाला जाए। नादिर शाह के हमले के बाद दिल्ली पर अब सिखों, जाटों और मराठों के हमले का खतरा पैदा हो गया था और मुगल हुकूमत का ताज बच्चों का खिलौना बन चुका था। शाह वलीउल्लाह तमाम हालात से वाकिफ थे और मुसलमानों की सियासी रहनुमाई भी वो किया करते थे। यही वजह हुई कि जब अहमद शाह अब्दाली की पहली दफा में उसको शिकस्त हुई तो हजरत ने फरमाया कि मालूम होता है कि अहमद शाह दुर्रानी इस मुल्क में फिर आएगा और इन कुफार को जेरो जबर कर देगा। बावजूद इन मजालिम के जो वो कर रहा है इसको इसीलिए अब तक अल्लाह ताला ने बरकरार रखा है कि वो यही काम है कि वो हिंदुस्तान में मराठों को शिकस्त दे। जब नजीबुद्दौला से मराठों ने दोआब के इलाके में लड़ाई की तो आपने नवाब साहब को खत लिखा और कहा कि आप जैसे अमीरुल मुजाहिदीन के हक में दुआ खैर करता हूँ और खुशखबरी देता हूँ कि जो कि मुझे बताई गई है कि आप मराठों के मुकाबले में कामयाब होंगे। इसके थोड़े दिनों के बाद ऐसा ही हुआ। सुकरताल के मुहासरे के दौरान नवाब शुजाउद्दौला नजीबुद्दौला की मदद को पहुंच गए और मराठों को पीछे हट जाना पड़ा था। इस जंग के जमाने में मौलाना मोहम्मद आशिक शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर थे। आप एक दिन फरमाने लगे कि अब्दाली दुआब के इलाके की तरफ आएगा। इस वक्त अब्दाली के आने की कोई तवक्का नहीं थी। इसके बाद अचानक ये खबर मिली कि अब्दाली ने जमुना दरिया को पार कर लिया है। मुगल हुकूमत के डिक्लाइन के रूट कॉजेज में शाह साहब ने मुल्क की फाइनेंशियल कंडीशन को मेन कॉज करार दिया। इसकी वजह मुगल हुकूमत की ब्यूरोक्रेसी, मिनिस्टर्स और मिलिट्री की फजूल खर्चियां और अय्याशियां थीं जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया। आपने गवर्नमेंट मशीनरी को बड़ी बड़ी इमारतें बनाने, लजीज खाने पकवाने, तवाइफों और खराब औरतों पर पैसा खर्च करने से मना किया और अपने खर्च को आमदनी से कम करने पर नसीहत की। फार्मर्स, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स पर जो हैवी टैक्सेस लगाए गए थे उसको भी वापस लेने का मुतालबा किया। अगर गौर किया जाए तो जमाने की मुगल हुकूमत का भी वही हाल था जो आज पाकिस्तान का हो चुका है, जिसकी फाइनेंशियल सिचुएशन ऑन द रॉक बॉटम आ चुकी है। इन तमाम हालात में शाह साहब ने मुल्क में फैले क्रिमिनल एलिमेंट्स को खत्म करने के लिए 2 कुव्वतों का इंतखाब किया, जिसमें पहले थे नवाब नजीबुद्दौला और रोहिले और दूसरे थे अहमद शाह अब्दाली। रोहिलों की मिलिट्री कैपेबिलिटी और पावर पर जजुनाज सरकार जी ने अपनी किताब फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर में पेज नंबर 51 to 53 में लिखा कि नजीबुद्दौला के अंदर ब्रेवरी, पॉलिटिकल विजडम, पॉलिटिकल इंसाइट और एडमिनिस्ट्रेशन की तमाम तर सलाहियतें मौजूद थीं। वो एक जगह लिखते हैं कि
He had no equal in that age except Ahmad Shah Abdali. ये शाह साहब की ही पर्सनैलिटी थी जिसने इन दो अजीम इंसानों को एक जगह जमा कर दिया था, जिनको 20th सेंचुरी का मशहूर हिस्टोरियन 18th सेंचुरी की सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सनैलिटीज मानता है। सन 1756 में मल्हार राव होलकर और रघुनाथ राव ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मराठों का इक़्तिदार कायम करने के लिए कोशिशें शुरू की और जाटों और सिखों की मदद से अगस्त सन 1757 में दिल्ली पर हमला किया। नवाब नजीबुद्दौला को मजबूर होकर सुलह करनी पड़ी। फिर मराठों ने पंजाब का रुख किया और अप्रैल सन 1758 में लाहौर पर कब्जा कर लिया। आदिना बेग को पंजाब पर उन्होंने गवर्नर मुकर्रिर किया और फिर आदिना बेग के मरने के बाद पंजाब में सख्त टर्मोइल शुरू हो गया, क्योंकि आदिना बेग की वजह से सिख बहुत नाराज हो चुके थे। ये दौर मराठों का गोल्डन पीरियड कहलाता है। वो अब तकरीबन आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर काबिज हो चुके थे। इनकी मिलिट्री माइट अपने ज़ेनिथ पर आ चुकी थी। यहाँ पर शाह साहब ने नवाब नजीबुद्दौला और अहमद शाह अब्दाली को तैयार किया। उन्होंने अपनी छोटी सी मिलिट्री मशीन से द ग्रेट मराठा एम्पायर को पानीपत के मैदान में ऐसी डिफीट दी कि मराठे अपनी तमाम मिलिट्री पावर को भूलकर नवाब शुजाउद्दौला से मदद की भीख मांगते नजर आए। जंग पानीपत ने हिंदुस्तान की तारीख का रुख बिल्कुल बदल दिया था। ये बात गलत है कि शाह वलीउल्लाह साहब और अहमद शाह अब्दाली को पानीपत की लड़ाई के बाद अंग्रेजों के खतरे का एहसास नहीं था। अहमद शाह अब्दाली ने शाह वलीउल्लाह साहब के कहने पर शाह आलम सानी को कहा था कि वो सूबा बिहार में अंग्रेजों के कैंप से निकलकर दिल्ली वापस आकर तक संभाले और अहमद शाह अब्दाली और अफगान फौजों की मदद से हिंदुस्तान को अंग्रेजों से पाक करने की कोशिश करे। मलका जीनत महल, जो शाह आलम सानी की वालदा थी, ने भी अहमद शाह अब्दाली के कहने पर बादशाह को खत लिखा कि वो दिल्ली वापस आए और मुगल हुकूमत को मजबूत करे, मगर बादशाह बकौल अंग्रेज हिस्टोरियन से कमजोर शख्स था। इसमें फैसला करने की कमी थी। अगर शाह आलम सानी इस वक्त अपना फैसला बदल देता तो हिंदुस्तान की तारीख में अंग्रेज कभी भी इक़्तिदार हासिल नहीं कर सकते थे। ये शाह वलीउल्लाह साहब ही थे जिन्होंने खत लिखकर अहमद शाह अब्दाली को इन्फॉर्म किया कि मराठे ज़ाहिर में मेजॉरिटी में मालूम होते हैं और लगता है कि बहुत ज़्यादा हैं, मगर इनकी अगर एक बटालियन को हरा दिया जाए तो ये लोग मैदान जंग से भाग जाते हैं। बाद में अंग्रेजों और मुसलमानों से होने वाली जंगों में मराठों ने इस बात को साबित किया। जाटों का इलाज ये बताया कि इनके कब्जे में जो इलाके हैं वो इनके अपने नहीं हैं, ये उन्होंने दूसरों से छीने हैं। इन इलाकों के असली मालिक मौजूद हैं। अगर कोई ये इलाके इन असली मालिकों को दे दे तो वो खुद जाटों को इन इलाकों से बाहर निकाल कर फेंक देंगे। आपका वो मशहूर ख्वाब जिसमें आपने मराठों के कब्जे और फिर इनके बादशाह का मुसलमान बादशाह के हाथों कत्ल हो जाने का जिक्र भी यहाँ पर जरूरी है, जो आपके मशहूर मारूफ तसनीफ यानी किताब तफहीमात में दर्ज है। आप लोग इस ख्वाब की तफसीलात मुख्तलिफ किताबों में पढ़ सकते हैं जो आपकी जिंदगी के मुतालिक लिखी गई हैं। हमारी राय में शायद इस ख्वाब की ताबीर पूरी होना अभी बाकी है। शायद ये पानीपत की चौथी लड़ाई और फिर मुसलमानों की आखिरी फतह के सूरत में नमूदार होगी, जिसको अहादीस में ग़ज़वा हिंद के नाम से बयान किया गया। हम इन किताबों के लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में दे देंगे अगर आप इसका मुतालबा करें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज़।